So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to solve MTP1 of audit. देखो हम ऑडिट के न्यू और ओल्ड में जो भी कॉमन चैप्टर्स है और उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे एमसीक्यू से फिर क्वेश्चन से हो सकता है कंपनी ऑडिट में इधर क्वेश्चन अलग हो उधर क्वेश्चन अलग हो, तो ऐसे कैसे हम कॉमन चैप्टर्स के एमसीक्यू सारे करने वाले और क्वेश्चन को भी एक बार देखने वाले हैं। सी हम एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम एक बार देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि नोट्स में है मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट का भी कुछ क्वेश्चन होगा तो हम नोट्स को उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, नोट्स को अमेंड कर लेंगे। राइट, हम देखेंगे कि हमारे नोट्स में है कि नहीं, फिर देन हम जो है डायरेक्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि इधर जो है पर्टिकुलर हम क्वेश्चन करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर कोई ऐसा याद नहीं करने वाले, सिर्फ रिव्यू करेंगे एमटीपी को और देखेंगे कि क्वेश्चन मैनेजेबल है कि नहीं है। अब जैसे कि लॉ में तो हमने बाकायदा हर एक क्वेश्चन का आंसर ये सब भी किया है, इधर हम जो है सिर्फ रिव्यू करेंगे। पर ठीक है, कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं वो एमसीक्यूज तो हमको करनी पड़ेंगे, तो इसलिए हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रद्युमन एंड कंपनी एक जॉइंट ऑडिटर है, मिस्टर विकी वन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। राइट, प्रद्युमन और विकी दो पर्सन इंट्रोड्यूस हो गए। मिस्टर विकी वन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर ऑफ द सेट जॉइंट ऑडिटर, वो एग्जामिनिंग द एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस एग्जामिन कर रहे हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं एक्सपेंसेस जो इंक्लूडेड डिफरेंट अकाउंट में। वाइल वेरीफाइंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेशन टू एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो विक्की ने लिस्ट बनाई ऑफ द सेम एज फॉलोज विच वॉज गोइंग टू डिस्कस विद द सीनियर। वाइल वेरीफाइंग द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू एम्प्लॉय, विक्की ने एक लिस्ट बनाई और विच वॉज ही वॉज गोइंग टू डिस्कस विद द सीनियर। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय को सैलरी, राइट, एम्प्लॉय का हेल्थ कवर, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग। अब हेल्थ कवर भी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है जिसका हेल्थ कवर नहीं है, और इंसेंटिव भी पे कर रहे हैं। तब देखो वेदर इट कैन बी सेड डेट कि जो ये इंश्योरेंस कंपनी, ओके दैट लोक सहाय इंश्योरेंस कंपनी, क्या उन्होंने प्रॉपरली अकाउंट करा है एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉय के कनेक्शन में है। अब देखो जैसे एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो इन विच अकाउंट, ये पर्टिकुलर देखो लोक सहाय इंश्योरेंस कंपनी है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, हेल्थ कवर भी उधर है, नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी उधर है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उधर है। तो इंसेंटिव जो एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं ऑफ द कंपनी हु हैव सॉलिसिटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनको कमीशन अकाउंट के हिसाब से पे कर, कमीशन अकाउंट में डाला। तब देखो इसका आंसर सकते हैं नो, जो प्रीमियम का रिम्बर्समेंट है मतलब कि हेल्थ कवर, जो कि प्रीमियम और तो कहीं नहीं है। राइट, तो देखो reimbursement of premium in respect of employee health cover should be included in others account and incentive paid to employee should be included in employee remuneration। incentive पे करा और reimbursement of premium, तो reimbursement of premium in respect of health cover मतलब कि employee के health cover के respect में हम उसको premium दे रहे हैं, हम premium पे कर रहे हैं, ये others account में जाना चाहिए एंड ये employee remuneration and welfare benefits account में जाना चाहिए। तो इन्होंने जो बात करी है पर्टिकुलर इसकी बात करी, नहीं सॉरी इसकी बात करी एंड इसकी बात करी। दूसरा जो नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर है, ये जो भी अपन देख रहे हैं ट्रेनिंग नॉन ट्रेनिंग, तो नॉन ट्रेनिंग हैव टू बी शोन सेपरेटली एंड इंसेंटिव पेड टू एम्प्लॉय शुड बी शोन। देखो इसको सेपरेटली शो करो, मतलब कि नॉन ट्रेनिंग को आप सेपरेटली बताओ। ये जो बोल रहे हो ना ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग, नहीं ऐसा नहीं, नॉन ट्रेनिंग को सेपरेटली शो करो और इंसेंटिव जो एम्प्लॉय को पे कर रहे हो उसको भी रेम्यूनरेशन वेलफेयर में ले जाओ। देखो ये नॉन ट्रेनिंग की बात कर रहा है और इंसेंटिव पेड टू एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो इंसेंटिव पेड टू एम्प्लॉय तो दो पॉइंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि कमीशन में क्यों डाल रहे हो आप इसको। देखो सब में नो है, मतलब गड़बड़ तो करिए। फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है इसमें, जैसे जो है चौथा कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो एक्सपेंसेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉट हैविंग हेल्थ कवर, उसको अदर्स अकाउंट में डालो, नॉन ट्रेनिंग को सेपरेटली बताओ और ट्रेनिंग नॉन ट्रेनिंग इसको बाइफरकेट करो, मतलब वही एंड शोन सेपरेटली एंड एक्सपेंडिचर इंकर टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय जिस नॉट हैविंग हेल्थ कवर, जिसका हेल्थ कवर नहीं है उसको अदर्स अकाउंट में डालो। अब देखो ये पॉइंट यह बहुत ही देखो एमसीक्यू किसी से कुछ ऐसा लिंक नहीं है और डायरेक्ट बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर ये है कि ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग को तो सेपरेटली शो करो। तो देखो एक तो ये तो सही है, ये तो चलो हम भी बोल देते कि ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग को सेपरेटली शो करो, बट ये इंसेंटिव को भी एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स अकाउंट में डालो। तो एक तरीके से अगर आपको नोट्स में बनाना हो तो एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन बेनिफिट अकाउंट है वो सब डालो आप,
पर नॉन ट्रेनिंग को सेपरेटली शो करो और इसको भी रेम्यूनरेशन बेनिफिट अकाउंट में डालो। तो सैलरी और जो हेल्थ कवर का भी जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिया हेल्थ कवर तो उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, इंसेंटिव पे कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन तो पे कर ही रहे। तो इंसेंटिव एक तरीके से सैलरी और ये इंसेंटिव एक तरीके से रेम्यूनरेशन हो गया। वेलफेयर में हम इनको ट्रेनिंग करवा देते हैं, इनका इंश्योरेंस प्रीमियम भर देते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट इस तरीके से बोला गया। चलो अगला, वाइल ऑडिटिंग वी लिमिटेड का ऑडिट कर रहे थे, सीए वर्धमान डिवाइडेड द होल पॉपुलेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस और फ्यू ऐसे ग्रुप बना दिए, और ये स्ट्रेटा, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई एक तरीके से, रैंडम सैम्पलिंग। और जब स्ट्रेटा बोल ही दिया है तो काम ही खत्म, क्या पढ़ना आगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नोट्स टू अकाउंट, उसमें ब्रेकअप दे के रखे हैं ऐसे पेबल के, कि कुछ ऐसे पेबल है। अब एक जो राजू है ऑडिट ऑफ नेमी लिमिटेड, उसको बी का देखना है, जो तो फॉलोइंग प्रोसीजर बेस्ट फिट है, और जो बोर्ड रिलायबल है, तो उसको तो वैल्यूएशन करना है अकाउंट्स पेबल का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर बहुत सही है, वो बहुत रिलायबल है, टू फॉलोड बाय सी राजू, जो राजू को फॉलो करना चाहिए। कि यार राजू कि अगर तू नई प्रोसीजर लगाई ना, तो एक को प्रॉपर एविडेंस मिलेगा ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच बैलेंस। एक तो यार देख, मेरे को किसी को पे करना है, तो मैंने कुछ परचेस किया होगा, तो सामने वाले ने सेल किया होगा, तो एक तो अब दिमाग में वही आता है कि यार एक्सटर्नल थर्ड पार्टी स्टेटमेंट लिया। ये तो बेवकूफ़ी अगर मैं बोलूँ कि ईच एंड एवरी जनरल एंट्री कर, ये पगलापंती थोड़ी ना करनी है, सीए है क्या कर रहे अपन। अब देखो 1 सेकेंड, मिस्टर बी है ना ये, और आप नेमी लिमिटेड हो, तो हम देखो ये आप नेमी लिमिटेड हो और भी अकाउंट्स पेबल है, तो या तो हमने नेमी को बोला कि डिटेल्स ऑफ पेमेंट कि इतना बैलेंस है और आपने इतना पेमेंट कर दिया, राइट। तीसरा, इंस्पेक्ट द इनवॉइसेस इशूड बाय मिस्टर बी, लो ये हो गया ना। ये वाला पॉइंट तो पेमेंट में वो तो नीचे भी कवर है, और इनवॉइसेस इशूड जो मैं आपको बोल रहा था थर्ड पार्टी लेजर, मतलब सामने वाले से परचेस किया होगा ना, तो इनवॉइसेस सामने वाले ने कितने इशू करे, हमने कितना पेमेंट करा, वो ये सब चीज़ें से टैली हो जाएगा। चलो बढ़ना ही नहीं आगे। फ्रॉम विच यू आर परस्यूइंग आर्टिकलशिप, लो तो वो इंटरनल ऑडिटर है शांति लिमिटेड का। एंड वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट, ओके, मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसको फिर हम रीइंबर्स करते हैं ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज़। यू कम अक्रॉस सम बिल्स विच आर क्लियरली नॉट मेडिकल इन नेचर, कुछ तो तुमको दिखा जो मेडिकल इन नेचर नहीं है, तो कुछ जो मेडिकल नहीं दिखे, कुछ जहाँ पे बहुत लिखा पड़ी हो गई, ओवर रिटर्न है, मतलब कि 100 लिखना था 200 लिख दिया, 1000 लिखना 2000 लिख दिया, 10,000 कर दिया। ड्यूरिंग डिस्कशन अकाउंटेंट पॉइंट्स आउट डेट, जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय इज़ अ फंक्शनल हेड, तो एम्प्लॉय इज़ अ फंक्शनल हेड हु enjoys significantly high medical expenditure reimbursement limit, and that you should ignore this bill. But an employee is a functional head, तो एम्प्लॉय एक फंक्शनल हेड है, तब ये तो फंक्शनल हेड है और ये तो हाई मेडिकल एक्सपेंसेस की लिमिट है इनकी, तो इग्नोर करो ना। बिल किसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो। देखो माना अमाउंट मटेरियल नहीं है, पर इंटरनल कंट्रोल का सवाल तो आ जाता है ना। अब देखो रिकमेंड दैट एम्प्लॉय भी आस्क, एम्प्लॉय को बोला कि आप फ्रेश बिल सबमिट करो, ये बकवास पॉइंट है पूरा का पूरा। रिकमेंडेड एम्प्लॉय भी टैक्स रिकमेंड करो कि इनको टैक्स लग जाएगा, तो ये सब तो करने तो बैठे नहीं। यार रात में और ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये आवाज़ आएगी कुत्तों के, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ सुन लेना, वैसे मेरी भी उनसे कम तो है नहीं, खैर छोड़ो। तो एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन एंड द बिल्स, एक्सेप्ट मतलब कि उनके एक्सप्लेनेशन को मान लो यार, ठीक है जो बोल रहे सही है। तीनों देखो, इधर कभी कभी आपको सही आंसर नहीं समझ में आ रहे तो ये गलत आंसर तो आपको समझ में आ रहे, तो बी आंसर सही है। सबसे पहले रिकमेंड करो कि भैया क्लेम शुड बी रिड्यूस, रिकमेंड दैट क्लेम शुड बी रिड्यूस्ड, और सबसे पहले तो क्लेम तो रिड्यूस करो, लगे हाथ क्लेम रिड्यूस करो, ऊपर से क्लियरली गाइडलाइन दे दो कि अगर किसी ने ऐसे करा हरकत है तो प्रोविजन लग जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लग जाएंगे। तो पहले तो इनका क्लेम रिड्यूस करो, ऊपर से इनको गाइडलाइंस दे दो कि तुमने ऐसा करा तो तुम्हारा क्लेम कम हो जाएगा या तुम पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगी। क्लेम कम करो, चेतावनी दे दो, बोलेंगे कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। ओके, अगला फैक्टर दैट ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन। देख, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अंदर 265, ये फैक्टर ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए इन डिटरमाइनिंग, ये पता करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो जो डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का, वो किन पे डिपेंड होता है।
फीस चार्ज फ्रॉम क्लाइंट, ये तो बेतु की बात है, तो सी वाला पॉइंट तो आएगा नहीं। कितना टाइम लग रहा है रिक्वायर बाय द मैनेजमेंट को कितना टाइम लग रहा है डेफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए, राइट। मैनेजमेंट को कितना टाइम लग रहा है डेफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए, ये भी नहीं। ठीक है, एंटिटी की नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड। क्या आपने क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करी? नेचर, साइज, सेगमेंट ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी का साइज डिपेंड्स करता है डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, और कितनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड हो। ठीक है, तो डेफिशिएंसी तो एक समझ में आता है कि भैया लेवल ऑफ डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, बट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, जिधर भी हमको ये पता था कि गलत क्या है, एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट, ये फीस चाहिए, तो बेवकूफ़ी थी। शेनिक वॉज सेट अप इनिशियली एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब्सिक्वेंटली पब्लिक में कन्वर्ट हो गई। कंपनी मैनेजमेंट के पास एक्सपेंशन प्लान, तो एक्सपेंशन प्लान है पर बिजनेस ऑर्गेनिक मैनर में ग्रो नहीं हो रहा, प्लान तो है पर ग्रो नहीं हो रहा। देयरफॉर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्वायर द कॉम्पिटिटर, 31वां, ठीक है, एक्वायर करी दो कंपनी इंडिया फ्रांस में सितंबर 20 जनवरी 21। कंपनी कंट्रोल करती दोनों कंपनी को एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट 13 एज वेल एज एप्लीकेबल एस कंट्रोल करती। मैनेजमेंट स्टार्टेड डिस्कशन विद द ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिट। इट वॉज पॉइंटेड आउट बाय द ऑडिटर दैट मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिपेयर करे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है, वो कंपनी एक्ट के मुताबिक प्रिपेयर करना है, तो कायदे से तो यही आंसर आता है। चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 ईयर वाला क्राइटेरिया भी नहीं है। जो कंपनी इंडिया में एक्वायर्ड हुई, मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर, कोई डाउट ही नहीं, सबको लेना है। एज पर 550 रिलेटेड पार्टी एग्जिस्टेंस ऑफ विच रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप इंडिकेट करता है कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब ये फ्रेंड की क्या बात आ गई इसमें, ये बेवकूफ़ी थी। डिबेंचर से कब कंट्रोल आ गया? डिबेंचर से तो कोई कंट्रोल नहीं आया, ये क्या बेवकूफ़ी भरे पॉइंट है। इक्विटी रहेगा डायरेक्ट का डायरेक्ट। चलो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है कि केपीसी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैविंग हेड ऑफिस मुंबई, 4 फैक्ट्री 10 मार्केटिंग ऑफिस है। कंपनी सैप ईआरपी यूज़ कर रही है, तो कंपनी यूज़ सैप ईआरपी फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस प्रोसेस। बस पेरोल के लिए उसने आउटसोर्स कर दिया, मतलब 402 लग जाएगा। तो पेरोल प्रोसेसिंग उसने बाहर दे के रखा है। तो वंस एक बार पेरोल प्रोसेस हो जाता है, डेटा एचआर डिपार्टमेंट को जाता है, एचआर डिपार्टमेंट शेयर सच डिटेल विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर पेमेंट होता है, जनरल एंट्री सैप में रिकॉर्ड हो जाती है। वहाँ से प्रोसेस होकर एचआर डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को में जाएगा, फिर जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी। एम्प्लॉय कंप्लेंट अबाउट द इनकरेक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ओके। तो सीएफ हमको इधर अपॉइंट किया कि आप उसका पेरोल सिस्टम रिव्यू करो डिटेल में। अब ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन एक्ट के मुताबिक नहीं किया, एंड when the outsourced agency confirmed that they carried out program changes। अब आउटसोर्स एजेंसी ने कंफर्म करा कि हमने प्रोग्राम चेंजेस करे हैं, that they carried out program changes recently and error may be due to such changes। उन्होंने बोला कि हमने प्रोग्राम चेंज करा रिसेंटली एंड एरर मे बी ड्यू टू सच चेंजेस, उस चेंजेस के कारण होगा। ऑडिटर एट्रीब्यूटेड द एरर ऑफ सच इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर, तो ऑडिटर एट्रीब्यूटेड द एरर ऑफ सच इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर, एट्रीब्यूशन करते ना, तो उसने एट्रीब्यूट करा द एरर ऑफ सच इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर चेंजेस, कि सॉफ्टवेयर चेंज तो करा पर तुमने तरीके से नहीं किया। तो कायदे से ये एप्लीकेशन कंट्रोल लग रहा है, बट फिर भी एक बार देखते क्या लिखा हुआ है। क्लॉज ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल, आईटी जनरल कंट्रोल, ये ह्यूमन ओवरसाइट। ओवरऑल कंट्रोल तो रहने से रहा, ओवरसाइट भी रहने से रहा। तो ये जो इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर चेंजेस है, इसको याद ही कर लो कि ये आईटी जनरल कंट्रोल है, लॉस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। तो इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर चेंजेस जो इन्होंने किए हैं, इसको लॉस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल बोला है। ठीक है, वैसे भी ये चैप्टर तो हम वैसे भी कवर नहीं करते, तो अब जो दे के रखा है उसको याद कर लो। सिद्ध एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी एज ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ CRR। ऑडिटर ने आइडेंटिफाई केसेस ऑफ एडवांस वेयर प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट एडिक्वेट। तो उन्होंने कुछ एडवांसेस चेक करे जहाँ पे जो सिक्योरिटी है ना वो एडिक्वेट नहीं है टू कवर द मार्जिन। फर्दर नो डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट टू कन्फर्म द कोलेटरल सिक्योरिटी। एक तो सिक्योरिटी एडिक्वेट नहीं है एंड फर्दर कोई डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले तो भैया आप एडवांस दे रहे हो तो सिक्योरिटी बराबर की नहीं है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी इज़ नॉट एडिक्वेट टू कवर द मार्जिन एज स्टिपुलेटेड बाय द लोन कोवेनेंट। तो प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं, वो एडिक्वेट ही नहीं थी टू कवर द मार्जिन। फर्दर नो डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट टू कन्फर्म दैट कोलेटरल सिक्योरिटी इज़ एन इनकम्बर्ट। जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए ना, किसी और को गिरवी नहीं हो, तो इसे अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी आपके पास आनी चाहिए। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी कोलेटरल आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। द ऑडिटर शुड, अब ऐसे केस में
ऑडिटर क्या करे, ये बैंक ऑडिट का केस है। अब ये ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर में ये है हरकत है। देखो इधर सबसे पहले ये डाउनग्रेड ऑफ एसेट LFAR, सी हमने तो LFAR ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं कि LFAR के अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट। मैं आपको याद करने का बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये डिस्कस करो ब्रांच मैनेजमेंट, तो ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम करेंगे ही करेंगे। कंसिडर टू डाउनग्रेड दी एसेट। अब देखो जब एडवांसेस दिए हैं और एडवांसेस में सिक्योरिटी तो आपको कमतर ही मिल रही है और सिक्योरिटी अनइनकम्बर्ड है, आप बता तो असेट रहे हो एडवांसेस को, पर हरकतें तो ऐसी है कि सिक्योरिटी तो उस टाइप सबको मिल रही है। जैसे याद कर लो ये किसी केस में तो डाउनग्रेड करो अपने एसेट को। एसेट विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी मीन्स डाउनग्रेड कर दो एसेट्स, राइट। इस तरीके से हम बेटर चीज़ों को याद कर सकते हैं। आएगा MCQ तो ऐसा कैसे ही आएगा, राइट। RST नेटवर्थ 25, 50, 100, 200 नहीं, ओके 50, 100, 250 PBT ऐसा है। तो नेटवर्थ 80 करोड़ और मोर, राइट। मार्केट कैप 350 करोड़, तो नेटवर्थ 80 करोड़, मार्केट कैप 350 करोड़, उसकी रैंकिंग 800 है, मतलब टॉप 1000 में। उसकी सब्सिडियरी कंपनी है RST की, PQR एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 25 करोड़ है। उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, तो ये तो लिस्टेड कंपनी है ना, तो लिस्टेड कंपनी का तो सेक्रेटरियल ऑडिट होगा, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सेक्रेटरियल ऑडिट तो ही होगा। और सेक्रेटरियल ऑडिट का टाइम लिमिट भी मैं क्राइटेरिया ही बता दूँ अनलिस्टेड में, ओके। तो सी 50, 100, 250, तो P से पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, PB से बोरिंग बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, एंड टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा। बाकी लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, राइट, इसलिए इन्होंने कराया। चलो अब MCQ केस स्टडीज़ पे चलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो टिंक एंड कंपनी है, लॉयड एंड कंपनी एंड मनोहर एंड कंपनी, तो रिस्पेक्टिवली वर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर, वो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है फॉर कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब दे वर हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो टिंक, लॉयड, मनोहर रिस्पेक्टिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वर अपॉइंटेड एज द जॉइंट ऑडिटर एंड वो कंडक्ट करे स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो तीनों फर्म है, वो जॉइंट ऑडिटर है, वो कंडक्ट करे स्टैट्यूटरी ऑडिट। उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राइट। 299 लग रहा है इधर। पहला, मनोहर एंड कंपनी वांट टू रेफर टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसको रेफर करना है उस एक्सपर्ट का वर्क, तो एक्सपर्ट मिस्टर टर्म में इन दी ऑडिट रिपोर्ट, बट द अदर जॉइंट ऑडिटर वो एग्री नहीं कर रहे ऑन द सेम, एज सच रेफरेंस वॉज नॉट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग इन द फाइनल ऑडिट ओपिनियन। वो बोल रहे हैं वो एग्री इसलिए नहीं कर रहे दैट सच रेफरेंस, जो तुम रेफरेंस यूज़ करो ना, वॉट वॉज नॉट रेलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग इन अ फाइनल ऑडिट ओपिनियन एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी स्टैचूट। ना तो स्टैचूट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ना तो वो रेलेवेंट है, वो नॉट रेलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ना तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रेलेवेंट है। फिर सेकेंड, सर्टेन मिस स्टेटमेंट अफेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन दी MDA। सर्टेन मिस स्टेटमेंट, तो सर्टेन मिस स्टेटमेंट अफेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन दी, सर्टेन मिस स्टेटमेंट अफेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन दी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ अनित्य लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट। कुछ मिस स्टेटमेंट था पर वो लोअर देन मटेरियलिटी है, तो लॉयड के अकॉर्डिंग देयर नो रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सेम। वो बोल रहे हैं कि फिर ऑडिट प्रोसीजर तो लगा है जब मिसस्टेटमेंट लोअर देन मटेरियलिटी है, बट दूसरे जॉइंट ऑडिटर है वो एग्री नहीं कर रहे फॉर द रीज़न दैट इन्फॉर्मेशन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन। भले ही वो लोअर देन मटेरियलिटी हो पर वो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, पर वो लग रहा है कि इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट करेगा। देखो समझो, एक बार लोग मनोहर से एग्री नहीं करते किसी बात पे, वो लॉयड से एग्री नहीं करते, ओके। तीसरा, फॉर अ सिलेक्टेड आइटम जॉइंट ऑडिटर वर नॉट एबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, राइट, और सुटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर, तो लॉयड लिमिटेड वांट टू ट्रीट दैट आइटम एज मिस स्टेटमेंट, ओके। वो ऑडिट प्रोसीजर जो डिज़ाइन थी वो नहीं लगा पा रहे, अल्टरनेट भी नहीं लगा पा रहे, तो उसने ट्रीट करा एज ए मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल as well in case of test of detail, but the other, okay, test of control as well as in case of test of detail, पर दूसरे जॉइंट ऑडिटर एग्री नहीं कर रहे। और चौथा, मनोहर एंड कंपनी वापस से वही आ गया, हैज़ डिटरमाइंड फॉर पर्टिकुलर अकाउंट, हैड डिटरमाइंड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव इन्फो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, टेक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिटरमाइन करें। वॉज नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट एट
it had not obtained such a confirmation, an alternate audit evidence would not have sufficed its requirement. तो मनोहर एंड कंपनी हैड डिटरमाइंड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिटरमाइन करी, एंड वॉज नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस, बट एज इट हैड नॉट ऑब्टेन सच कंफर्मेशन, क्योंकि उसको ऑब्टेन नहीं हुई ऐसी कंफर्मेशन, as it had not obtained such confirmation, an alternate audit evidence would not have sufficed its requirement. उसको ना तो कंफर्मेशन कुछ मिला और अल्टरनेट ऑडिट एविडेंस भी सफाइस नहीं करता रिक्वायरमेंट को. तो मनोहर एंड कंपनी वांटेड टू डिटरमाइन इट्स इम्प्लीकेशन. वो उनको लग रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन तो है अब ऑडिट ओपिनियन पे, पर जो दूसरा ऑडिटर बोल रहे हैं वो एग्री नहीं कर रहे. राइट. अब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ टिंक एंड लॉयड एंड कंपनी वो रिजॉल्व. फिर देखो ये सब चीज़ें थी, रीज़न ऑफ डिफरेंसेस था मनोहर के और लॉयड के, दो मनोहर के दो लॉयड के. अब देखो डिफरेंस जो था टिंक और लॉयड के बीच में, क्योंकि यार लेते क्या कितने ऑडिटर है, 3, मनोहर और लॉयड का तो हमने देख लिया. अब टिंक और लॉयड के बीच में डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व हो चुके, बट देयर रिमेन डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ द ओपिनियन. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वर रिजॉल्व बट देयर रिमेन्ड डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ द ओपिनियन. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टिंक एंड लॉयड का तो रिजॉल्व हो गया, बट देयर रिमेन डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ द ओपिनियन ऑफ मनोहर एंड कंपनी, ड्यू टू विच मनोहर एंड कंपनी ने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी. मनोहर एंड कंपनी वॉज इनिशियली अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर इन अनित्य. वो अनित्य में अपॉइंट हुए थे एज अ जॉइंट ऑडिटर फॉर 5 years टर्म विद अदर 2 ऑडिटर, बट इट गेव इट्स रेजिग्नेशन एज ऑडिटर टू द कंपनी ऑन 20 October. तो मनोहर वो इनिशियली अपॉइंट हुआ था जॉइंट ऑडिटर फॉर 5 years टर्म विद अदर 2 ऑडिटर, पर उसने अपना रेजिग्नेशन दिया एज एन ऑडिटर टू द कंपनी ऑन 20 October ड्यू टू रीजन ऑफ हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि जॉइंट ऑडिटर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ. मनोहर एंड कंपनी फाइल्ड द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन ऑन 27 November. अपना उसने दिया रेजिग्नेशन और कुछ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थे वो रेजिग्नेशन के 27 November को फाइल करे. तो फाइल करे अनित्य को, रजिस्ट्रार को. तो देखो 140 सबसेक्शन 5 मतलब 140 की सीरीज़ की बातें चल रही. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनित्य अपॉइंटेड नमो एंड कंपनी एज जॉइंट ऑडिटर इन प्लेस ऑफ मनोहर एंड कंपनी, विच वॉज लेटर अप्रूव बाय द मेंबर ने इसको अप्रूव करा. अब नमो बिफोर गेटिंग अपॉइंटेड एज अफोरसेड हैड कम्युनिकेटेड वाइड रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू प्रीवियस जॉइंट ऑर्डर. उसने कम्युनिकेट करा तो ठीक है, सही करा, बट अ सेड पोस्ट वॉज रिसीव बैक विद रिमार्क ऑफिस फाउंड लॉक्ड. ठीक है, ऑफिस लॉक्ड मिला. अब एज सर्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 139 एंड 140 मतलब क्लॉज 8 और क्लॉज 9 का मतलब कि कंप्लायंस करा है उसने, मतलब कि क्लॉज 8 क्लॉज 9 का मिसकंडक्ट नहीं लग रहा. एज सर्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 139 140 ऑफ कंपनीज एक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट्स हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद और नॉट बाय अनित्य. ऑन द बेस ऑफ अबव मेंशन फैक्ट ये रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू. अब जो मनोहर का ओपिनियन था फॉर रेफरिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कि ऑडिटर वर्क का एक्सपर्ट को, ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को हम रेफ़र करते हैं. राइट. तो वो सही था. तो अपना ओपिनियन अगर उसको पेश करना हो, उसको रेफरेंस डालना हो तो डाल तो सकता है. देखो तो ऐसा है कि उसके रेफरेंस ज़रूरी नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है टू एन अंडरस्टैंडिंग, एक फाइनल ऑडिट ओपिनियन के अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके समझो, रेफरेंस के लिए वो लायबल नहीं होगा ना, एंड ओपिनियन तो ये खुद देगा. ऑडिटर एक्सपर्ट का रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकता इन ओपिनियन, और ये लॉ एंड रेगुलेशन में भी नहीं बोला गया है. एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनल ऑडिट ओपिनियन इसके रेफरेंस के बेसिस पे नहीं होगा. तो आप लिख लो डायरेक्टली. राइट. चलो, whether the opinion of Lloyd for treating the item as his statement in case of test of control as well as in case of test of detail. जब आपकी एक अप्लाइड डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जब जॉइंट ऑडिटर नहीं लगा पाते, राइट, दोनों मिलकर नहीं लगा पाते, तो मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल इन टेस्ट ऑफ डिटेल फॉर विच जॉइंट ऑडिटर नॉट एबल टू अप्लाई. ठीक है, क्या सही है? तो देखो एक किसी आइटम को मिस स्टेटमेंट माना जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में. राइट. टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में ये आइटम ऑफ डेविएशन है, तो सच आइटम शैल बी ट्रीटेड एज मिस स्टेटमेंट ओनली इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, एंड फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सच आइटम वॉज ट्रीटेड एज डेविएशन.
तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मिस स्टेटमेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन है। चलो, whether the insistence of Manohar and company for determining implication for not obtaining response कि उसको रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का, तो उसने डिटरमाइन किया पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट से, तो उसका एविडेंस नहीं मिला, उसको कन्फर्मेशन, ठीक है, उसका एविडेंस गैदर करना था, उसको कन्फर्मेशन नहीं मिला और अल्टरनेट ऑडिट एविडेंस से रिक्वायरमेंट सफाइस नहीं हो रही, तो उसका इम्प्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट पे तो रहेगा, बनती बातें रहेगा, तो उसका इम्प्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट पे रहता है। तो रिवर्ट नहीं आएगा, तो अगर रिवर्ट नहीं आएगा तो उसका इम्प्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट पे रहेगा। तो क्या लिखा, यस बिकॉज इन सच अ केस द ऑडिटर शुड हैव डिटरमाइन इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड ऑडिटर ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऐसा 705। तो यस बिकॉज इन सच अ केस द ऑडिटर शुड हैव डिटरमाइन इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड ऑडिट ओपिनियन। अब देखो, बाय व्हाट डेट, कितने दिन में मनोहर एंड कंपनी शुड फाइल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन, कंपनी को एंड रजिस्ट्रार को। देखो, और ये हमने पढ़ा है कि ऑडिटर जब रेजिग्नेशन देता है तो 30 दिन के अंदर ADT 3 कंपनी को देता है और रजिस्ट्रार को देता है। आप समझो, अगर रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो रेजिग्नेशन 20 अक्टूबर को दिया था क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, और रिक्वायर्ड स्टेटमेंट 27 नवंबर को फाइल किया, तो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर हो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और या तो 19 नवंबर। और ADT 3 14 का होना चाहिए, आंसर ए। वेदर नमो एंड कंपनी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद प्रीवियस ऑर्डर, तो हाँ, कोई डाउट ही नहीं लग रहा उसमें कि सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से हमको डिलीवर करना रहता है और अगर ऑफिस फाउंड लॉक्ड ये सब है, तो मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर हो चुका है इफ ऑफिस फाउंड लॉक्ड। तो ठीक है, अगली केस स्टडी, स्पेशल रिजोल्यूशन वॉज पास बाय डंक लिमिटेड। तो क्या बोल रहे हैं, द स्पेशल रिजोल्यूशन वॉज पास बाय डंक लिमिटेड, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ओके, बाय गेटिंग ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वही सेक्शन 210 का ये, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिट ऑफ सच एप्लीकेशन फ्रॉम द डंक सपोर्टेड टू a copy of special resolution did not deemed fit to pass an order for investigation and thereby reject the request। तो कोई ज़रूरी नहीं वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक्सेप्ट ही करे इन्वेस्टिगेशन, रिजेक्ट कर दिया। देयर आफ्टर सर्टन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर, वो सर्टन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर है 100 और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। तो उन्होंने एप्लीकेशन करी ट्रिब्यूनल में, मतलब ये 213 की एप्लीकेशन है फॉर सीकिंग इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रिब्यूनल अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन वॉज रिक्वायर्ड। और ट्रिब्यूनल जब सेटिस्फाई हो गया कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, सी 213 में एलिजिबल मेंबर से कंप्लेन करी, तो इनके पास कुछ फैक्चुअल एविडेंस भी होनी चाहिए। मतलब ये जो एलिजिबल मेंबर जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन मस्ट कंटेन एविडेंस दैट शोइंग गुड रीजन of investigation, evidence that showing that investigation necessary, they have good reasons for the investigation, right? तो ट्रिब्यूनल अपॉन बीइंग सर्टिफाइड दैट सच इन्वेस्टिगेशन वाज रिक्वायर्ड पास एन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया इन्वेस्टिगेशन का, और राजेश को अपॉइंट किया इंस्पेक्टर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखो आपको मेरी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बीमार हूँ थोड़ा सा मैं। मिस्टर राजेश स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ डंक फ्रॉम 3-4, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चालू किया, ऑल बुक्स एंड पेपर, ये देखो इन्वेस्टिगेशन चालू करा तो ऑल सारे बुक्स एंड पेपर राजेश को हैंडेड ओवर कर दिए। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मिस्टर राजेश कंसिडर नेसेसरी टू एग्जामिन बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लू बेल, ओके। अब उसको ब्लू बेल को भी करना है जो एक सप्लायर कंपनी है, जो एक डंक की सप्लायर कंपनी है, तो ऑडिट ऑफ रिलेटेड कंपनी 219 लग गया। While investigating a particular matter relating to purchase of Dunk, accordingly, राजेश ने obtained courage some the same through officer of Dunk, ठीक है। Such books and paper of Blue Bell were returned to Mr. राजेश। अब समझो, बुक्स एंड पेपर चाहिए थे, राइट, इट्स नेसेसरी टू एग्जामिन बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लू बेल जो डंक के सप्लायर कंपनी है। अब सच बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लू बेल वॉज रिटर्न बाय राजेश। अब उसने कब लिए थे, राइट, उसने लिए थे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑब्टेन द सेम, तो उसने लिए थे 20/4 को और रिटर्न कर दिए 5/6 को। समझो, देखो पर्टिकुलर हमको समझना पड़ेगा कि राजेश ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया है द अफेयर्स ऑफ डंक, ये 3 को चालू किया। डेट नोट कर लो, बुक्स एंड पेपर ऑफ डंक हैंड ओवर कर दिए राजेश को 4/4 को,
During the investigation, Rajesh considered necessary to examine the books and account of Bluebell of Dunk, जो एक सप्लायर कंपनी है डंक की. While investigating on particular matter relating to purchase, accordingly Mr. Rajesh obtained the same through officer of Dunk. तो while investigating particular matter कैपिटल डंक से परचेस किया, तो accordingly Rajesh obtained the same through the officer of Dunk. तो during the investigation, Rajesh considered necessary to examine the books and paper of Bluebell, जो एक सप्लायर कंपनी है. While investigating a particular matter relating to purchase of Dunk Limited, accordingly राजेश ने obtain करे the same through officer of Dunk. ये जो ब्लूबेल के डॉक्यूमेंट्स है डंक के ऑफिसर से उनको 20/4 को मिले, उनको 5/6 को रिटर्न कर दिया. बट ही अगेन ऑब्टेन द सेम ऑन 20/6 बाय ऑर्डर इन राइटिंग. तो उनको रिटर्न भी कर दिया था 5/6 को, पर फिर वापस से मिला 20/6 को बाय ऑर्डर इन राइटिंग ड्यू टू सर्टन रीज़न विच वॉज रिटर्न ऑन 25 अगस्त. वो रिटर्न कर दिया फिर 25 अगस्त को. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि 3/4 को मांगा था, 4/4 को हमको मिल गया. फिर पहली बार जो है ब्लूबेल के डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर ऑफ थ्रू ऑफिसर ऑफ डंक लिमिटेड हमको मिले 20/4 को, फिर हमने रिटर्न भी कर दिया 5 जून को. फिर मंगवाया 20 जून को, तो हमने फिर वापस से रिटर्न कर दिया 25 अगस्त को. मिस्टर राजेश एट द लेटर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब लेटर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इनिशिएटेड अफेयर्स ऑफ सिंक लिमिटेड, जो अनलिस्टेड कंपनी है, विच बीइंग मैनेज 2 years अगो, जो 2 साल पहले ex officers which were managed 2 years ago by an ex officer of Dunk Limited, Mr. Jayesh, as he considered necessary to do so after obtaining required approval. तो सर सिंह, ये डंक ब्लूबेल और एक है सिंक लिमिटेड, तो इसका एक्स ऑफिसर चलाता है. मिस्टर राजेश एग्जामिन ऑन ओथ बाय समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ फॉलोइंग पर्सन. तो मिस्टर राजेश ने एग्जामिन करा ओथ में बाय समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ फॉलोइंग पर्सन. जयेश को बुला लिया इनने, जयेश उर्विल. तो जयेश कौन है? उर्विल तो चलो डायरेक्टर है डंक का, ठीक है, उर्विल डायरेक्टर है यंग डंक का. सनी जो डायरेक्टर है सिंह का. राज एम्प्लॉय है ब्लूबेल का. द इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ अफोरसेड कंपनीज डंक एंड सिंह was concluded by Rajesh, but he only forwarded the report of such result of investigation of Dunk. बट ही ओनली फॉरवर्डेड द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों का कंप्लीट हो गया, पर रिपोर्ट जो है सिर्फ डंक की भेजी. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया, रिपोर्ट डंक की भेजी आफ्टर ऑथेंटिकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये डंक की भेजी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने. ऑन परविजन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ डंक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया द रेवेन्यू ऑफ डंक वॉज रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920. फिक्टिशियस सेल बुक करी है इन एंटीसिपेशन एक्चुअल सेल, एंड दस ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अफेयर ऑफ द कंपनी वो मिसमैनेज हुए हैं, विच कास्टेड अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज ऑफ विच इट मेड एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ रीओपनिंग. वो बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से सारी सब चीज़ें आई है मुझे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करके लग रहा है कि फिक्टिशियस सेल इनने बुक करी है, रिलायबिलिटी डाउट है, उन्होंने एप्लीकेशन के ट्रिब्यूनल को कि चलो रीओपनिंग करो. तो फिर रीओपनिंग वाला केस आ गया, रीओपनिंग करो, रीकास्टिंग करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. द ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया 12/1/22 को 12/1/22 को ऑर्डर पास किया फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ डंक. ये सब 21 के बाद चली थी. 12/22 को रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ डंक एंड रीकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920. तो रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग के लिए 12/22 को बोला कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के करो. ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड रीजन, आफ्टर गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेम एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय इट. तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, पर उसको नोटिस आफ्टर गिविंग नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देके उन्होंने रीओपनिंग रिकास्टिंग का बोला. वेदर इट वॉज जस्टिफाइबल ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या जस्टिफाइबल है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्ट पे कि रिजेक्ट करना डंक की एप्लीकेशन, इवन दो स्पेशल रिजोल्यूशन था. वेदर आर एस एंड कंपनी कुड हैव बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर इंस्टेड ऑफ राजेश इन ऑर्डर टू हैव मोर मैन पावर फॉर इन्वेस्टिगेशन. सी सबसे पहले क्या जस्टिफाइबल था? तो यस, पहले तो यस, क्योंकि उसका डिक्रेशन है कि वो रिजेक्ट भी कर सकता है. एंड वेदर आर एस कंपनी, अब ये आर एस एंड कंपनी क्या थी हमारी,
वो बोल रहे हैं कि क्या RSN कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं। देखो इंस्पेक्टर इंडिविजुअल ही होना चाहिए, तो RSN कंपनी एलिजिबल तो नहीं होना चाहिए। तो RSN कंपनी बीइंग एलिजिबल वॉज इन एलिजिबल, तो आंसर इसका आना चाहिए डी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है और आंसर इसका डी, राइट, क्योंकि इंस्पेक्टर इंडिविजुअल ही होते हैं। टिल व्हाट टाइम राजेश, अब ये राजेश जो है जो इंस्पेक्टर वॉज हैविंग द अथॉरिटी टू कीप इन हिज कस्टडी बुक्स एंड पेपर ऑफ डंक एंड ब्लूबेल। तो कितने टाइम पीरियड तक राजेश वॉज हैविंग द अथॉरिटी टू कीप इन हिज कस्टडी बुक्स एंड पेपर? टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना बता के रखा है। देखो अब इधर समझो कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया 3/4 को, राइट, और सारे बुक्स एंड पेपर हैंड ओवर हो गए राजेश को 4/4 को। तो इधर हैंड ओवर जो हुए वो 4/4 को हुए। अब कायदे से टिल दी कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। सी, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है ऑर्डर से जो है पर्टिकुलर मंगवाते हैं बुक्स, वो भले ही 25 अगस्त को बाद में भले ही रिटर्न कर दिया हो, बट मंगवाना जो है ऑर्डर से ही चाहिए। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करा, सारे बुक्स हैंड ओवर हो गई। इधर अब देखो समझो, अब उनको एग्जामिन भी करना है ब्लूबेल को। तो वाइल इन्वेस्टिगेटिंग पर्टिकुलर मैटर रिलेटिंग टू परचेज ऑफ डंक लिमिटेड, अकॉर्डिंगली राजेश ऑब्टेन्ड द सेम थ्रू ऑफिसर ऑफ डंक। क्या हुआ कि राजेश को एग्जामिन करने बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लूबेल जो सप्लायर कंपनी था, जब पर्टिकुलर मैटर देख रहे थे टू द परचेज ऑफ डंक, अकॉर्डिंगली राजेश ऑब्टेन्ड द सेम थ्रू बुक्स एंड थ्रू ऑफिसर ऑफ डंक। 20/4 को ये जो बुक्स एंड पेपर है थ्रू ऑफिसर ऑफ डंक कैसे मिले? थ्रू एन ऑफिसर ऑफ डंक एंड सच बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्लूबेल, उसको रिटर्न कर दिया गया, राइट। फिर उसने जो है पर्टिकुलर ऑर्डर से ये ऑब्टेन करे। मुझे एक डाउट ये आ रहा है इसमें कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया तो टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। ओके, तो इसको हम इसको एड्रेस करते हैं। बट अभी तो उन्होंने देखो, जब MCQ करने बैठे, अब आपको लग रहा है कि टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं बोला गया है, तो ऐसे केस में 180 डेज ही दिमाग में आएगा। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन राजेश वॉज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसके लिए राजेश वॉज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। तो एग्जामिन तो कर सकते हैं ना ओथ पे। अब जो पर्टिकुलर है ना MCQ, ये MCQ इंपॉर्टेंट MCQ है क्योंकि उस सेक्शन में से आया जो सेक्शन लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं। देखो ये जैसे 217 सेक्शन है ना, ये हमने काटा और इसमें से ही आया है MCQ। सबसे पहले 217 का सबसेक्शन 1, 217 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है समझो पहले। 217 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सारे ऑफिसर, एम्प्लॉय एंड एजेंट, राइट, ऑफिसर, एम्प्लॉय और एजेंट, इनकी ड्यूटी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना। पहले तो ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट बोल दिया। अब तो ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट, पुराने ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट 219 के रिगार्डिंग अगर इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट के भी ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट सबको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना है। तो इनको बुक्स जो है प्रोड्यूस करना है, राइट। जो अदर इन्फॉर्मेशन है ये भी उनको प्रोवाइड करनी है। अब रिटेंशन, अब इधर रिटेंशन बोल के रखा है 217(1) या 217(2) से जो भी बुक्स रिटेन करी, जो भी बुक्स ली गई है, इधर 209 और 220 नहीं लग रहा, इधर लग रहा है 217, और 217 में बोल के रखा है रिटेंशन पीरियड जो है 180 दिन। तो ऐसा है कि उन ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, एजेंट को आप जो है ओथ में समन कर सकते हो, तो एग्जामिन कर सकते हो एनी पर्सन ऑन ओथ। और अगर किसी दूसरे पर्सन को करना है तो प्रायर अप्रूवल लगेगा। अब देखो, वेदर इट वॉज जस्टिफाइबल ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर राजेश जॉडिटर फॉर नॉट फॉरवर्डिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उससे सिंक लिमिटेड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं करी, एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो समझो, अगर रिजल्ट रेलेवेंट लगेगा तो ही हम रिलेटेड कंपनी की रिपोर्ट भी, ही शुड ऑल्सो रिपोर्ट द रिजल्ट विद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, कि मैं कंपनी के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो दे रहा हूँ, उसकी रिलेटेड कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको दूंगा अगर मेरे को रेलेवेंट लगेगा, अगर रिजल्ट रेलेवेंट है। अगर नहीं है तो इफ़ रिजल्ट फाउंड रेलेवेंट ही शैल ऑल्सो रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ रिलेटेड कंपनी विद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट।
तो क्या लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन करा अफोसेट कंपनीज का, दैट इज डंक एंड सिंक, वॉज कंक्लूडेड बाय राजेश, बट ही ऑलरेडी फॉरवर्डेड द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आया, एंड रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डंक आफ्टर ऑथेंटिकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर रेलेवेंट होता तो वो उसका भी देता। तो ये लिखा हुआ है कि उसने सही किया कि अगर वो रिजल्ट रेलेवेंट नहीं है टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ डंक, तो ऐसे केस में फिर रहने ही दो। अब ये बोल रहे हैं कि आप अगर फॉरवर्ड नहीं करो तो रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि अगर जो है रीज़न रिलेटेड कंपनी का अगर हम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट, अगर रिज़ल्ट तो इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट रिपोर्ट के थ्रू नहीं दे रहे तो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब वेदर इट वॉज मैंडेटरी फॉर द ट्रिब्यूनल टू टेक इन टू कंसिडरेशन, ओके वन सेकेंड, इधर ट्रिब्यूनल ने क्या बुक करी थी, फिक्टिशियस सेल की, फिक्टिशियस सेल बुक कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करा रिजल्ट को देखकर कि वो तो जो है बुक कर रहे हैं फिक्टिशियस सेल इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल समझ के वो फिक्टिशियस सेल बुक कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है अफेयर्स ऑफ अ कंपनी मिसमैनेज है। और इधर टाइप ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड इज इन नेचर ऑफ एडवांस बिलिंग। एडवांस बिलिंग का मतलब ये है कि हमने फालतू की सेल बुक कर ली और बिल बना दी, राइट। तो फ्रॉड एक तरीके से एडवांस बिलिंग हो गया। अब वेदर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ट्रिब्यूनल टू टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इधर रीओपनिंग के लिए बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी ट्रिब्यूनल को रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया और रीओपनिंग का एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखो इधर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को, फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर के थ्रू रीओपनिंग करते बुक्स ऑफ अकाउंट कि बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन करो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट करो ऑफ 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक का कर सकते हैं। तो जो रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीकास्ट। पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी और हमने ऑर्डर दे दिया ट्रिब्यूनल ने, पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देने से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन दी ना उनको नोटिस देता है कि अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन, देखो अभी तो आपने मेरे को नोटिस दिया, अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन देना तो दो, वो रिप्रेजेंटेशन में कंसीडर करूँगा। तो देखो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर का पास किया चलो रीओपनिंग करो, ऑर्डर पास किया 21/22 को, राइट, ऑर्डर पास किया 21/22 को, राइट। तो 21/22 को ऑर्डर पास किया, तो ये जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर के 8 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग तक रीओपन कर सकते हैं। तो मैंडेटरी है ट्रिब्यूनल के लिए टू टेक इनटू कंसिडरेशन इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रिब्यूनल जो है रिप्रेजेंटेशन टू टेक इनटू कंसिडरेशन करते ही है मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल कैन मेक ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो ट्रिब्यूनल टेक इनटू कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल मेक ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग, वो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट टिल फाइनेंशियल ईयर 13-14 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझे है कि सीजर 209 फिर आ जाता है 220, वही 217 में 180 दिन अंतर है। तो इससे हमको जो समझना है वो ये है कि 217 सेक्शन जो हमने इग्नोर कर दिया था वो हमको देखना है, 209, 220 एंड 217 का डिफरेंस, राइट, ये हमको देखना है। सही है, हमने MCQ देखा पर्टिकुलर, हम ये MCQ ओल्ड में भी देख लेते हैं, न्यू में भी देख लेते हैं क्या है। ओके, ये पर्टिकुलर MCQ इसमें भी सेम है, डिक्टो, वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और MCQs तो चलो सेम ही सारे, राइट। तो इस तरीके से हमने MCQs ओवर करे, राइट। बचाओ जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वाला क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। बाय।